हेलो एवरीबॉडी, सभी को मेरा नमस्कार। आपका फिर से वीकेएस ज्ञान ट्यूब में स्वागत है। हमारे 10th क्लास साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं और इसमें 3 वीडियो पहले से आ चुकी हैं। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिसने ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो पहले उनको देख लें। वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। जिन बच्चों की अभी भी कोई तैयारी नहीं है तो इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करें, रट लें और इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो आज तक भी नहीं पढ़ा तो उनकी 80% की ये गारंटी के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ मैं यहाँ पर। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोहे को जंग से बचाने के लिए आपको 2 तरीके सुझाने हैं, यानी लोहे पर जंग न लगे इसके लिए आप ये बताना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो भैया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोहे पर जंग लगने के लिए हम क्या क्या करते हैं। ये मैंने सारा कुछ नोट्स में लिख रखा है यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हो, यानी तेल वगैरह पेंट जो होता है वो लगा सकते हो और गैल्विनेशन कर सकते हो आप, यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हो, पेंट करना, पेंट में रंग करना, तेल ग्रीस लगाना। आप इतना लिख दो तो भी कोई बात नहीं है। आगे तो ये थोड़ी लिख रखी है ना, ये तो अच्छा है कि आप ये करोगे तब। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लोहे की सतह पेंट लगा दो या तेल लगा दो। यहाँ पर तो पहला हो गया, नहीं हो गया यहाँ पर। दूसरा है यशद लेपन। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं, गैल्विनेशन बोलते हैं यहाँ पर। तो इसमें मैंने साथ में इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर नोट कर रखे हैं, उनके भी नोट्स बनाए हैं यहाँ पर, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आप क्या क्या कह सकते हो, यानी गिव टू वे प्रिवेंट इन आयरन्स फ्रॉम रस्टिंग के लिए यहाँ पर। तो गैल्वेनाइजेशंस एंड पेंट और ग्रीसिंग कर सकते हो आप यहाँ पर। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और इसको आप नोट भी कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ आप इस स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इनको पढ़ते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट होते हैं, तो प्लांट के अंदर प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म टेक प्लेस इन प्लांट। तो ये कह रहा है कि प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म मतलब होता है कि कोई भी प्लांट है वो प्रकाश की डायरेक्शन में मूव क्यों करता है। देखो, मान लेते हैं कि ये प्लांट है, ओके, ये प्लांट है और ये मान लो पत्ती है, यूं मान लो आप, ठीक है। तो अब क्या है, इधर सन है, सूरज है, इधर से लाइट आके गिरेगी इसके ऊपर। तो जैसे लाइट आके गिरेगी तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, जो इसका जो प्लांट की पत्ती का जो अग्र आगे वाला भाग है ना, इसको मैं यहाँ जूम करके यूँ बताऊँ, ये वाला, जैसे मान लो इसको जूम मैंने करके दिखा दिया, ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ कोशिकाएं, ये इसके अंदर सेल तो है ही है, ओके। तो अब क्या होगा, यहाँ कोशिकाएं हैं, इधर सनलाइट आ रही है, सनलाइट यहाँ पे गिरेगी। तो यहाँ जहाँ से लाइट आ रही है तो वहाँ क्या होगा, एक हार्मोन बनेगा, ऑक्सीजन हार्मोन बनेगा। जैसे मान लेते हैं ये हार्मोन बन गया ऑक्सीजन, ये ना, ये क्या बन गया, यहाँ पर हार्मोन है, ये बन गया ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। ये बन गया ऑक्सीजन हार्मोन। तो अब ये ऑक्सीजन हार्मोन क्या होगा, यहाँ से इस साइड में आ जाएगा, दूसरी साइड में जहाँ पर छाया है। तो भी इतने भाग में तो छाया होगी यहाँ पर, पत्ती के, पौधे के, तो वहाँ चला जाता है। तो यहाँ आने से क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ आ गया ना, तो अब यहाँ क्या होगा, जो ऑक्सीजन क्या करता है, कोशिका विभाजन फटाफट कर देता है और सेल लंबी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, यूं अच्छी नहीं जाएगी। तो ये लंबी हुई तो ये क्या करेगा, पत्ती यूं नहीं मुड़ जाएगी, इधर वाली छोटी रह जाएगी, तो ये पत्ती यूं मुड़ जाएगी। यहाँ पर समझना ये बात है, इस प्रकार से हो जाएगा। पल्ले पड़ गया ना आपके यहाँ पर, क्यों, ये तो हो गया लंबी कोशिका, तो इधर मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ जाएगा, तो यही कारण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा भैया इस कारण ही होता है। जब पौधे पर एक ओर से प्रकाश आता है तो पौधे के अग्र भाग यानी टिप में ऑक्सीजन नामक हार्मोन बनता है। ये छाया वाले भाग की ओर विसरित हो जाता है। छाया वाले हिस्से में ऑक्सीजन की अधिकता के कारण वहाँ कोशिकाएं अधिक लंबी होने लगती है, जिससे पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। यही क्या कहलाता है,
प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रकाशानुवर्तन। फोटोट्रोपिज्म कहलाएंगे। ओके। इंग्लिश का भी मैंने साथ में लिख रखा है। फोटोट्रोपिज्म इज ए ग्रोथ ऑफ ए प्लांट टूवर्ड लाइट व्हेन लाइट शाइन्स ऑन वन साइड ऑफ प्लांट ए हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन डिफ्यूज हो जाएगा, ये चला जाएगा उधर टूवर्ड द शेडी साइड, छाया वाले हिस्सों में, द ऑफ द शूट द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन ऑन द शेडी साइड स्टिमुलेटेड द सेल देयर टू ग्रो लॉन्गर एज ए रिजल्ट दैन द प्लांट स्टेम बॉन्ड बैंड हो जाएगा टूवर्ड लाइट। तो प्लांट स्टेम वो लाइट की ओर क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वो है कि कॉन्वेक्स मिरर के दो यूज लिखने हैं। भाई सीधी सी बात यही है कि हमें पता है कि हमारी जो गाड़ियाँ होती है, ये गाड़ी है, ठीक है, इस प्रकार से कार वगैरह जो भी है, तो यहाँ हमारा जो शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, तो वो कौन सा मिरर है? यही तो है, पीछे का सारा दृश्य इसमें दिख जाए। एक तो ये हो गया, नहीं हो गया। एक गलियाँ होती है, गलियों में मतलब जो जैसे मान लो ये गलियाँ, ये मैंने जो मैं आपकी क्लास वाली वीडियो में से है, तो यहाँ पीछे से कोई इधर से यहाँ इधर वाला देखना चाहता है, तो यहाँ मतलब वो क्या लगेगा, मिरर लगा दिया जाएगा यहाँ पर, ताकि इधर वाला सारा इसके अंदर दिख जाएगा, बस ड्राइवर को यहाँ पे इसमें देखेगा तो कोई दुर्घटना न हो यहाँ पर। समझ आई बात है क्या? तो दो आप और भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। वाहनों के यानी साइड व्यू मिरर वाहनों के पथ दृश्य दर्पण में और सुरक्षा दर्पण के रूप में दुकानों, खिड़की, तीखे कोने, मोड़ों पर यातायात को देखने के लिए पीछे का दृश्य हमें देखना होता है, क्योंकि मिरर के अंदर इमेज दिखती है तो वो हम टेढ़ा मेढ़ा करके देखते हैं, तो जैसे इधर वाला कुछ देखना होता है तो हम दिख जाएगा। बस इस प्रकार से इसको यूज में ले सकते हैं यहाँ पर। ओके। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन था? एक तो है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एंड सिक्योरिटी मिरर के रूप में यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ पर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं, ठीक है भाई, देखो इसको यूं समझना है कि हमारी आंख है, ये लेंस है, ये से, इसका ये फोकल पॉइंट है, ध्रुव पॉइंट है। तो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है यूं, तो इस ऑब्जेक्ट के शीर्ष से किरणें निकलेगी और इस लेंस के ये फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, यहाँ ये फोकस पॉइंट है, यूं जाएगी। फिर यहाँ से एक ओब्लिक तिर्यक किरण निकलेगी, वो यहाँ काट देती है, यानी प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, यानी ये रेटिना है। ये क्या चीज़ है? रेटिना। इमेज रेटिना पे बन रही है यहाँ पर। समझ में आ गई बात? यहाँ पर हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी? रेटिना पर बनेगी। ओके। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देंगे, तो मतलब हम वस्तु को यहाँ रख दें, दूरी बढ़ा दी, भी आई है, आई लेंस से हमने क्या कर दिया? दूरी बढ़ा दी। तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होगा, यानी इसका भैया हमेशा यही दूरी यही रहेगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दूरी तो हमेशा इतनी रहेगी, चेंज हो ही नहीं सकती। कितना पास रख दो, दूर रख दो, तो इसमें क्या होगा? ये लेंस दूर चला गया तो लेंस फ्लैट हो जाएगा, और वस्तु पास आ गई तो लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। बस ये चलता रहता है। सिलेरी मसल है ना ऊपर इसके, यहाँ पे तेरी ये मसल सही है, सिलेरी मसल बोलते हैं, ये लेंस को खींचता चौड़ा मोटा करती है, यहाँ पे सिलेरी मसल लगी होती है, उसके द्वारा ये समायोजित होता रहता है लेंस है वो। समझ आई बात? तो आंसर क्या आ जाएगा?
कि जब नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब दूरी में कोई चेंज नहीं होता है। स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। नेत्र की सिलियरी मांसपेशियां लेंस की वक्रता लेंथ को समायोजित कर लेती है। सही तो है। तो ये मोटा हो गया तो ये फोकस पॉइंट कर दो वक्रता के अंदर, यहाँ पास में आ जाएगा। लेंस पतला हो गया तो ये दूर चला जाएगा, फिर ये आने वाली किरण ऐसे जाएगी, फिर ये यहाँ से, तो इसमें कोई चेंज आने वाला, इसमें भी चेंज आएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमें ले दे के क्या रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाना है, क्यों पर्दा उसमें फिक्स होता है यहाँ पर। तो नेत्र की सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस फोकल लेंथ को समायोजित कर लेती हैं ताकि दूरी बढ़ने पर भी स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। व्हेन इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, दिस बिकॉज द इमेज इज द ऑलवेज फ्रॉम द रेटिना द आई लेंस चेंज इन फोकल लेंथ पावर ऑफ accommodations to ensure the image stay focused on the retina regardless on of the object distance। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 6 वोल्ट की जो बैटरी है, ठीक है, 6 वोल्ट की जो बैटरी है उसमें हमें क्या करना है। हाँ, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले कूलाम आवेश की गणना करनी है हमें, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी में कूलाम आवेश की गणना करनी है। तो अब देख लेते हैं कि जो 6 वोल्ट की बैटरी, हमने आवेश दे दिया V, दे दिया हमें वोल्टेज कितना दे दिया 6, समझ आ गई बात यहाँ पर। और Q कितना दे दिया यहाँ पर, Q Q Q Q Q Q Q तो मैं एक कूलाम दे रखा है ना, एक कूलाम दे दिया। तो एनर्जी निकालनी है, तो हमें पता है भाई कोई भी जो आवेश है उसको किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, यानी किया गया कार्य वो V इंटू क्यू का गुणनफल ही होता है। यानी इसका जो फॉर्मूला देखते हैं ना, कोई आवेश यहाँ है, ठीक है, तो 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने वाले एक कूलाम आवेश को मतलब उसमें से पार करना है, यूं गुजारना है उसमें से, बैटरी में से, ठीक है ना। तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W बराबर में क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। V इंटू क्यू आ जाएगा यहाँ पर। V आपको पता ही है क्या चीज़ है, वोल्टेज है 6 × 1, तो जूल, उसका मात्रक जूल हो जाएगा। तो ऊर्जा यानी आवेश कितनी ऊर्जा लेगा, तो वो कार्य हो गया एक टाइप का। तो सीधा सा है, बहुत बढ़िया सवाल है। विभवांतर 6 वोल्ट दे दिया, आवेश एक कूलाम दे दियो, कार्य ऊर्जा W इंटू में, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है। और ये यूनिट जरूर याद रखनी है भी, 6 जूल। तो बैटरी से गुजरने वाला प्रत्येक कूलाम आवेश को 6 जूल ऊर्जा दी जाती है, तब जाकर वो बैटरी में से पार होगा भाई। समझ आ गई बात यहाँ पर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं। यानी ये क्वेश्चन यूं पूछ रहा है कि आपको डॉट स्ट्रक्चर, बिंदु स्ट्रक्चर बनानी है, राइट द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन कह रहा है ये यहाँ पर। समझ आई बात, साइक्लोपेंटेन। तो पहले मेरी बात सुन लो, साइक्लोपेंटेन बनाना है आपको। पेंटेन बोले तो देखो यहाँ पर मैं तीन चीज़ बना के दिखाऊंगा आपको। साइक्लो, ये तो पेंटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन पेंटीन भी तो हो सकता है ना, और साइक्लोपेंटाइन भी हम देखेंगे कैसा होता है, ताकि आपको इसी एक सवाल में ऐसा क्वेश्चन तो पक्का आएगा, पेंटाइन। ओके, तो अब करना क्या है, पहले पेंटेन, पेंटेन बोले सिंगल बॉन्ड वाले हैं सारे। तब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड आएगा तो पेंटिन हो जाएगा। तो यहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, कहीं ना कहीं एक बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं साइकिल बनानी पड़ेगी, कितने कार्बन की, 5 कार्बन, देखो ये। ओके, 1 2 3, ये मैंने साइकिल बना लिया यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार मैं और बना लूँ, 5 कार्बन यहाँ हो गए, देखो। अब ये सब में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या कर, एक कहीं डबल बॉन्ड लगा दूँ मैं, इसमें क्या एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ, 3 बंद लगा दिए। तो ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटीन, ये साइक्लोपेंटाइन हो गया। ओके, तो अब यहाँ क्या करना है मेरे को, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे। सब में यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, यहाँ भी मेरे को 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। मतलब समझ गए आप, यहाँ पर सब में क्या करना पड़ेगा, 2 2 हाइड्रोजन हमें यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे। इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन मेरे को यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे। ओके, तो इधर भी मतलब सब में ये 2 2, एक एक हाइड्रोजन यहाँ तो 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पर। इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक,
यहाँ एक, ठीक है। यहाँ जो नहीं जोड़नी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरी होगी ना, 3 बॉन्ड ये हो गया। तो अब क्या करना है, इसका हमें बढ़ाना है हमें। भाई हमें पता है एक सिंगल बॉन्ड आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो मान लो एक तो किसका, हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक इसका कार्बन का, इसका एक इस हाइड्रोजन का, क्यों बंद बन गया ना यहाँ पर। तो ये मतलब ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो बंद बन गया। इसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पर। तो इसका एक ये हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये दूसरे कार्बन का। तो यूँ हमें स्ट्रक्चर बनानी है, समझाई बात क्या। तो ये स्ट्रक्चर आपकी कैसे बन जाएगी यहाँ पर, इस प्रकार से वो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी यहाँ पर, देखो कैसे। तो कार्बन देख गिन लो कितने, 5 कार्बन है। एक तो कार्बन ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समझाई बात। तो मान लो एक बार यूँ समझो कि यहाँ पर ये बंद था, ये मैंने बना के आया हूँ मैं अभी, ये था यूँ, यूँ, ओके। तो भैया इसमें ये जो है ना एक है, ये मान लो इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन वो किसका, इस कार्बन का है यहाँ पर। तो बंद बन गया नहीं बन गया। तो इसी प्रकार यहाँ भी तो बंद था, मैंने कहा 2 हाइड्रोजन जुड़ गई, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ गई ना इस कार्बन के, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ गई, ये देखो, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ गई, इसके साथ भी तो 2 हाइड्रोजन जुड़ गई, ये भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर सबके साथ जुड़ गई यहाँ पर। तो अब क्या, कार्बन का इसमें ये इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, तो ये तो इस कार्बन का है और ये एक्स नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल के रूप में दर्शा दिया, ठीक है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं अगर यूँ स्ट्रक्चर बना दूँ, इसमें ये कार्बन लगा लिया, आप यूँ बना देना, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप यूँ ऐसे बनाना, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 5 कार्बन हो गए। अब अपने को क्या करना, 2 हाइड्रोजन लगानी है, ये मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए इस प्रकार से, ओके, ये हाइड्रोजन लगा दिया। देखो डॉट स्ट्रक्चर बनानी पक्की आएगी, 1 नंबर की, बस सीख लो यहाँ से। वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सीख जाओगे, मुझे पता है आप घर पर अकेले नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप यहाँ ये वीडियो देखते जाओ, ठंड हो रखी है, आराम से बैठे बैठे देखते जाओ और सीखते जाओ। अब मैं यूँ कह दूँ कि मैं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन के रूप में फॉर्म में दर्शाऊँ मैं, तो मैं आपको यूँ बता दूँ कि मैं यहाँ पर जैसे मैं एक तो ले लूँ, मैं ये कलर ले लूँ मैं, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन कार्बन के दर्शा दूँ मैं यूँ यूँ, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन कार्बन का है एक एक बंद में, समझाई बात क्या। तो पहले मैं कार्बन कार्बन इसके साथ जो बंद बनाया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी तो है, इधर आ गया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर आ गया, ये कार्बन का तो है। इस कार्बन की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा भैया, इसकी बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रहा, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये इसका पूरा हो गया, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें इधर भी तो कार्बन का आ गया, इसमें इधर भी कार्बन का आ गया, इसकी बात करें ये भी कार्बन का हो गया, इधर बात करें ये कार्बन का अपना हो गया, इधर बात करें ये कार्बन का हो गया, ये कार्बन का हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन की नहीं है यहाँ पर, पहले मैं एक काम करूँगी, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना इसको मैं मिटा दूंगा यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, क्या बात है, मस्त है, देखो समझ आ रही है ना बात, ये देखो, ये देखो, वाह जी वाह, ये देखो, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं जो इलेक्ट्रॉन ले लूँ, मैं ले लूँ यहाँ पर है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दर्शा दें, ये देखो, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये यहाँ पर हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, इसके साथ हाइड्रोजन का, इसके साथ हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन। अब हम क्या करते हैं, जो गोले बना रखे हैं देखो, गोले इसलिए बना रखे हैं कि कोई भी एटम या तो अपने चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, या वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा यहाँ पर। तो हम गोले बनाते हैं, गोले हम बना लेते हैं इस कलर के। इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन पूरी हो गए, यहाँ इसको पूरा गोला देखो, 2 इलेक्ट्रॉन पूरी है ना, ये साझा का सारा काम में आएगा यहाँ पर, यूँ बना लूँ मैं, ये हो गया नहीं हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो गए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरी हो गई इसके भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरी हो गई, यहाँ भी तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने अपने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन में देखें, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने हैं क्या? तो 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, तो मतलब इस कार्बन का यूं लेना पड़ेगा, यहाँ से इस प्रकार से बना देना, कोई बात नहीं है, यूं बना देना, यूं बना देना। देखो क्या बात है, डिजाइन बन गया ना, 2 तो 4, 2 6, 2 8। ठीक है, इसी प्रकार इस कार्बन के डिजाइन बना दो, डिजाइन डिजाइन यूं, ये जो जी डिजाइन बन गया। देखो इसी प्रकार से इसका भी डिजाइन बना देना। सारे इलेक्ट्रॉन लेने हैं कार्बन के चारों ओर, नहीं है क्या? ये हो गया, यूं डिजाइन होने गया, इसका भी यूं डिजाइन बना दो, ये लो जी, और यहाँ से ले जाओ, सबका काम हो गया, ये बच गया, सबका हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संरचना बना, इसमें ये यही स्ट्रक्चर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार आप कभी भी कोई भी डॉट स्ट्रक्चर पूछे तो आप आसानी से बना सकते हो। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, नहीं काटती है। देखो कोई भी मैग्नेटिक लाइन है, चुंबक क्या है वो, ठीक है ना, तो वो एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करे, जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने चुंबक बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ये इसका एन पोल है, ये इसका साउथ पोल है, यहाँ से मान लेते हैं वो यूं उधर आ गई, एक ही चुंबक है यहाँ पर, तो बताओ ये जो इस प्रकार जाएगी यहाँ पर, तो भी इस पॉइंट पर दोनों काट दी, तो एक डायरेक्शन तो चुंबक की यूं होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन यूं नहीं होगी क्या एक ही पॉइंट पर, तो जो पॉसिबल नहीं है, ये बातें कह रहा है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती एक पॉइंट पर, तो इसलिए वो नहीं काटेगी यहाँ पर। तो चुंबकीय क्षेत्र कहीं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे ऐसा करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर, यानी जो जहाँ पर कटान बिंदु वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशा की ओर संकेत करेगी, तो एक दिशा इधर है, एक दिशा इधर है, जो भौतिक रूप से असंभव है, यानी ये चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा कैसे हो सकती है? तो किसी भी एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा होगी, इसलिए ये आंसर यहाँ पर होगा, तो क्योंकि वो कभी भी नहीं काटेगी। समझाई बात? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरेक्ट बिकॉज, तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हो इसका यहाँ पर। ठीक है, एक पारितंत्र में, एक पारितंत्र में, एक मतलब इकोसिस्टम के अंदर हमें क्या करना है, एनर्जी का फ्लो चार्ट बनाना है हमें। देखो एनर्जी का, एनर्जी है वो कम होती जाएगी, 10% आगे भेजनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि शुरुआत में जो घास वगैरह होंगे, जैसे मान लो मैं यूँ समझाऊँ कि यहाँ एक जंगल है, ठीक है, ये एक जंगल है, इसमें घास घूस वगैरह ये चीज़ें, ये पेड़ पौधे खड़े हैं इसमें अंदर, ठीक है, ये सारा कुछ है यहाँ पर, समझो यहाँ पर। ठीक है, तो भैया अब इन्होंने क्या की, सूरज से एनर्जी ली, कैलोरी मतलब ले ली, पेड़ पौधों ने ले ली यहाँ पर, समझाई बात क्या? तो वो मान लो कि उन्होंने 100 एनर्जी ले ली यहाँ पर, कितनी ले ली पेड़ पौधों ने? 100 एनर्जी ले ली यहाँ पर। तो अब क्या होगा कि इनको खाने वाले कौन होंगे? जानवर होंगे, जैसे मान लो बकरी होगी, गाय होगी, भेड़ बकरी चूहा वगैरह है, समझाई बात क्या? ये इस प्रकार ये इनको खा रहे हैं, तो इनके पास जो पेड़ पौधों से एनर्जी आएगी ना, वो इनके पास, तो वो 10% ही आएगी, यानी इनके पास कितनी आएगी? 100 तो पेड़ पौधों में लगी तहाँ पर, तो वो आएगी 10। समझाई बात है? कितनी आ जाएगी? वो 10 ही आएगी एनर्जी यहाँ पर। तो मान लो यूँ लो, 100 रुपये आए थे, इनके पास 10 रुपये ही आएंगे यहाँ पर। अब पेड़ पौधों को कौन खाएगा? कोई मेंढक जो मांसाहारी है वो खा लेगा, यानी इसके अंदर ही है ना, यहाँ पर वो खाएगा इनको, मतलब जो शाकाहारी जानवर है उनको वो मेंढक वगैरह है, सांप वगैरह जो भी मतलब खाएगा मांसाहारी वो खाएगा, तो मतलब मेंढक ने खा लिया इनको, ठीक है, वो हो गया मेंढक। तो मेंढक के पास कितनी जाएगी एनर्जी? चलो आप 1000 लेके चलो यहाँ से, 1000 मान लो, 1000, ये 1000 है, ठीक है। तो इनके पास मतलब पेड़ पौधों के पास 1000 आ गई, तो इनमें जो खरगोश वगैरह गाय भैंस उनके पास कितनी आ जाएगी? 100। अब मेंढक के पास कितनी जाएगी? 10। समझाई बात? अब मेंढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। कौन खा रहा है? सांप खा रहा है एनर्जी, तो इनके पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी यहाँ पर। अब इसको सांप को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है, बाज है ना, चील वगैरह जो खाते हैं वो खा लेंगे वो, तो उनके पास कितनी जाएगी? 0.1। समझाई बात क्या? तो इस प्रकार तो एनर्जी कम नहीं होती है, ये है। तो यहाँ पे पेड़ पौधों के पास कितनी थी? 1000। फिर आगे मेंढक वगैरह के पास मतलब गाय भैंस के पास कितनी होगी? 100। 100 ही जाएगी, 10% ही जाएगी, तो फिर आगे कितनी जाएगी? 10। फिर आगे कितनी जाएगी?
1, फिर आगे कितनी जाएगी 0.1। इस प्रकार से आगे एनर्जी चलती जाएगी यहाँ पर। ये मतलब आप लिख देना यहाँ पर घास शाका मतलब ये शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु फर्स्ट, मांसाहारी सेकंड, ये सारे मांसाहारी, इस प्रकार से कर देना। 10% एनर्जी लॉस होती जाएगी आपके यहाँ से। 90% लॉस होती जाएगी, 10% ही अगले को जीव को मिलेगी, जैसे आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, देखो कैसे, ये घास वगैरह हो गया, और ये अपना क्या हो गया, मतलब ग्रास हॉपर हो गया, क्योंकि कीट वगैरह इनको खाती है, फिर इनको मेंढक खाते हैं, फिर इनको सांप खाएगा। ये आप कोई बना सकते हो जो एक दूसरे को खा रहे हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ें हो जाएगी यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिकारक और उत्पादों को किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो पता है, सॉलिड लिक्विड गैस में दर्शाया जाता है, इसमें कोई खास बात थोड़ी है। सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस के लिए ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यहाँ पर सीख लेना, विलेन आएगा, जलीय विलेन, नाम गलत हो गया, ये विलेन, विलेन। अम्लीय अम्ल का जलीय विलेन विद्युत का चालन क्यों करता है? देखो, यूं करता है कि ये वाटर, अब मैं क्या करूंगा, वाटर के अंदर मैं HCl डाल रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं HCl डालूंगा। मैं जैसे HCl डालूंगा, कि मुझे पता है कि मैं HCl डालूंगा तो वाटर के अंदर वो क्या करेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा, तो H प्लस आयन बन जाएंगे, Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे, और वो आयन देगा। तो इन आयनों की वजह से, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे बैटरी लगा दूँ, मैं ये बैटरी मैंने इस पर लगा दी, यहाँ पर तार लगा दिया, ये मेरा प्लस बैटरी का साइन होगा, ये माइनस होगा, तो हमें पता है कि Cl वो कहाँ जाएगा, तो इधर आएगा यहाँ पर। H प्लस है वो कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा यहाँ पर। तो बस हो गया ना काम। ये बात है यहाँ पर है कि जब जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो वो आयनों में H प्लस और H3O प्लस में वियोजित हो जाता है। इंग्लिश का भी साथ में कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्री जो आयन है, फ्री मुक्त आयन है, वो विलयन में विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलता है यहाँ पर, उस कारण से वो चीज़ें होती है। और ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक तो वही होता है जो मतलब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन देता है। भाई कोई पदार्थ होता है, उसको हम ऑक्सीजन देगा तो वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो वे सब्सटेंस जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देता है या उससे हाइड्रोजन हटा देता है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपचायक भी पूछ सकता है यहाँ पर, साथ में क्वेश्चन अपचायक वाला और बना लेना यहाँ पर। भाई ऑक्सीकारक आ गया तो अपचायक भी तो आ सकता है ना, अपचायक क्या है ये भी बना लेना। जिस उल्टा उल्टा ही करना, यही याद हो जाएगा अपचायक क्या है। यानी इंग्लिश में बोलें तो क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बना लेना। तो जो ऑक्सीजन देता है वो तो क्या हो जाएगा, अब मतलब ऑक्सीकारक हो जाएगा। जो ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन देता है तो वो हो जाएगा आपका अपचायक है, यहाँ ऑक्सीकारक। और ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो हो जाएगा, बस उल्टा करना है इसका, जस्ट है। और यहाँ पे डेप दोनों आपके पहले चैप्टर के अंदर है, ये चीज़ें अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए। एक जीव में नियमन और समन्वय तंत्र क्यों आवश्यक है, यूं पूछा है इसने, क्यों आवश्यक है, क्यों क्यों पूछा है यहाँ पर। तो भैया सीधी सी बात ये है कि भाई हमारी जो बॉडी है वो, अगर इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी सिस्टम, ये रेगुलेटरी सिस्टम समन्वय तंत्र खोजे, तो हम वातावरण के साथ, हमें नैन गर्मी लगी, ठंड लगी, भूख लगी, प्यास लगी, सुने कैसे, समझ में कैसे आएगा, ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, सीधा सा आंसर ये है इसका, कि वे पर्यावरण में होने वाली, वातावरण में होने वाली जितनी भी सारी रिएक्शन है उनके साथ मतलब रिएक्शन कैसे करेगा, उनको कैसे पहचानेगा, जैसे हार्ट, हीट, लाइट, डेंजर है क्या है, ये चीज़ें कैसे सुनाई देगा। तो सारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का कारणित होता है, पहला हो गया। दूसरा, शरीर के विभिन्न अंगों एक साथ मिलकर सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे भाई। हमारे जो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पेन से यहाँ पर लिखूँ, मैं ऐसे ऐसे करूँ मैं, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक हिस्सा है, क्योंकि ब्रेन इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर इन्फॉर्मेशन के साथ ये वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार ये जरूरी होती हैं चीज़ें, इसमें कोई खास बात है नहीं, बस एक बार थोड़ा सा समझो और पढ़ो फिर याद हो जाएगा। लेकिन कई तो स्किप कर देते जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बस ठीक है, हो जाएगा। पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं, मेरे तो समझने से बाहर हो गई है। अच्छी तरह जानता हूँ उन बच्चों को मैं। किन्हीं तीन उभयलिंगी जो ऑर्गेनिज्म है,
मतलब जिसके अंदर मेल फीमेल के दोनों पाए जाते हैं, यानी उसके अंदर टेस्टिस वगैरह भी है, ओरी वगैरह भी है। तो भैया 3 एग्जाम्पल पूछे हैं, केचुआ, जोंक, फित्ताकृमि, अर्थवर्म, लीच और टैपवर्म हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था। पूछा डू मीन्स एंड मेंस एंड वुमेन्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम पूछा है, तो भैया मैन के स्त्री के अंदर एक्स एक्स होता है और पुरुष के अंदर एक्स वाई होता है गुणसूत्र। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? भैया सीधी सी बात यही है कि जब किसी चमकीली सतह पर प्रकाश किरण एक जगह से आ रही है, उस चमकीली सतह से टकरा कर दूसरी तरफ चल जाती है, इस घटना को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ये बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कोई खास बात नहीं है। इसमें ध्यान रखना कि मैं बीच में से एक जहाँ से टकराया यहाँ पर, तो मैं एक लाइन खींच दूँ, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब, नॉर्म बोलते हैं, इसे एन से जांचेंगे। जितना एंगल ये आई होगा ना, इसको आई एंगल बोलते हैं, और उतना एंगल ये क्या होगा, आर होगा। तो मान लेते हैं ये भी 30 डिग्री का है ना, तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का यहाँ पर होगा। तो ये क्वेश्चन बीच बीच में यहाँ करा रहा हूँ मैं, कहीं सोचने की ये, हाँ तो आप वीडियो देखने का फायदा ये होगा। तो क्यों जितने मैंने यहाँ पे बताए हैं इस टाइप से क्वेश्चन नहीं हो जाएगा क्या? अब पूछ लेगा कि मान लो कोई एक किरण आ रही है, उसका आपतित, जो ये आपतित एंगल है, ये क्या चीज़ है, इंसिडेंट एंगल है, वो 45 डिग्री है। वो कितना है, 45 डिग्री है। तो ये आपके 10th बेस पर थी, ऐसे सवाल ही आएंगे, ऐसे लड़के छोड़ के आ जाएंगे। तो अब जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना, वो भी भैया 45 का ही तो होगा। समझाई बात क्या? क्यों कि आई जो एंगल आई है वो क्या होगा, आर के इक्वल होगा, नहीं होगा। बस ये एक रिफ्लेक्शन के रूल है, एक नियम है, इसका परावर्तन का नियम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पतन से आप क्या समझते हो? लघु पतन का मतलब है भैया शॉर्ट सर्किट होना। तो कई बार क्या होता है घरों में, मतलब कोई बड़ी इंस्ट्रूमेंट या मशीन लगा देते हैं तो वायर गर्म हो जाते हैं, फिर दोनों तार नहीं है क्या, जैसे मान लो एक वायर ये नहीं है क्या, तो इनका जो ये बाहर तो प्लास्टिक हो, तो दोनों मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या हो जाएगा, उनका रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और करंट है उसके अंदर तेजी से बहेगी। करंट तेजी से बहेगी तो वहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल वो हीट हो जाएगा। हीट होने के कारण वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो सीधी सी बात यही है कि जब किसी विद्युत परिपथ में, यानी विद्युत में, यानी जिसमें करंट बह रहा है, और न्यूट्रल वायर सीधे संपर्क में आ जाते हैं, यानी नेगेटिव तार और पॉजिटिव तार दोनों, तो ये तो नेगेटिव तार मान लो, ये पॉजिटिव तार मान लो, यहाँ पर ये नेगेटिव वाला है यहाँ पर। ठीक है ना? तो इंसुलेशन खराब होने के कारण, यानी कई बार ऐसा हो जाता है, परिपथ का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिससे बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे लघु पतन कहते हैं। इससे आग लग सकती है। बस यही है शॉर्ट सर्किट होना। अंग्रेजी में जानते हो आप, लघु पतन का मतलब शॉर्ट सर्किट होना। ठीक है ना? शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है। आजकल बहुत सारी घटनाएं भी होती है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, कमरे में लोग बैठे थे वो जल गए, तो उनमें ये चीज़ें हो सकती है। इसमें सावधानी भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। शॉर्ट सर्किट तो कहना मतलब ये है कि अच्छी वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। और लगता है कि यहाँ कमज़ोर वायर है तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बाकी ये गर्म होकर आग पकड़े तो कहीं और कोई आग ना पकड़ ले। तो इस प्रकार आपको इससे सावधानी रखनी है। आजकल गीजर वगैरह लाइट वाले चल रहे हैं, तो ध्यान रखें प्लीज़। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसलिए अपनी लाइफ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, और लाइफ के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामक चित्र बनाना है। ठीक है, और फिर उसकी कार्यविधि लिखनी है, और हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट इज फंक्शंस। व्हाट इज रोल इन एसिड और स्टोमच। तो मैंने डायग्राम ये बना रखा है, देखो आप भी ऐसा बना सकते हो। तो डायग्राम बनाने की मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूँ आपको। सबसे पहले आपको यहाँ से बनानी है ये। ठीक है, आपको ऐसा ना बने, यूँ बना लेना आप। ठीक है, इस प्रकार से, ऐसे बहुत इजी है, कोई नंबर नहीं काटने वाला आपका। तो ऐसे बना देना, यूं बना देना, यूं बना देना, फिर ऐसे ऐसे कर देना, फिर यूं। बस डायग्राम बना है, यूं बनाना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, एक चीज यूं लेके आनी है, फिर ऐसे लेके जाना है, फिर यूं लेके जाना है, फिर ऐसे लेके जाना है, फिर यूं लेके जाना है, फिर यूं लेके जाना है, फिर ये देखो आगे ऐसे लिया उसको, ठीक है। फिर आगे से इसको राउंड कर देना थोड़ा सा, ताकि ये लगे कि घूम के यही है। ओके, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से कर देना। ओके, फिर यहाँ एक यू लाइक स्ट्रक्चर बना देनी है, यू आकार की, इस प्रकार से यू बना देना है आपको। फिर ये जे आकार का है स्टोमच, वो किस आकार का है, जे, देखो जे कैसे बनाया मैंने अब, ये जे ही तो हो गया ना। यू बना देना इसके आपको, ठीक है। बस इस प्रकार से बनाना है आपको, ध्यान से यू बना देना।
बस ना हुआ है ना, हाँ देना बस ऐसे थोड़ा सा। बड़ा है हमारा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से चीज़ें डायग्राम आपके बन जाएगा। और रिएक्शन क्रियाविधि क्या है? इसकी क्रियाविधि ये है कि पाचन, पाचन मुख्य रूप से मुख से शुरू होता है, जहाँ लार भोजन को गिल्ला करती है। अमाशय में भोजन का रासायनिक पाचन होता है। छोटी आंत में पाचन पूरा होकर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। कोई खास बात नहीं। अमाशय में अम्ल की, इंग्लिश वाला भी साथ में कर लेते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ते रहना। अमाशय में HCl की क्या मतलब उसमें रोल है इसके अंदर? तो ये भोजन के साथ हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो बैक्टीरिया हैं। ये मीडियम को जो स्टोमच में अम्लीय बनाता है, और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है, ताकि प्रोटीन का पाचन है और उसके आगे काम आएगा ना, यहाँ आकर इस जगह काम आएगा। पेप्सिन एंजाइम यहाँ काम आएगा, और अम्लीय थोड़ा बहुत होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का दोहरा परिसंतंत्र यानी इसका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों आवश्यक है? देखो, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पहले जान लो क्या होता है। हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट का एक तो भाग है, ये वाला भाग है, दूसरा वाला ये वाला भाग है। ये मान लो लंग्स है, ये मान लो सेल बॉडी है हमारी। तो भैया ब्लड है, पहले सेल बॉडी से आएगा, ब्लड यहाँ से आएगा, इस पार्ट में आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस पार्ट में आ गया, फिर यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से निकल के लंग्स में चला जाएगा यहाँ पर। क्योंकि जब ये ला रहा था ना, ये CO2 लेके आया था ब्लड। अब ये यहाँ से घूम के एक बार हो गया ना, याद रखना, एक बार ब्लड चला गया हार्ट में से, यहाँ क्या करेगा, CO2 बाहर छोड़ देगा, O2 ले आएगा। अब इस O2 वाले ब्लड को वापस बॉडी में फेंकना सीधा तो फेंकेगा नहीं, तो फिर लंग्स के निकल कर क्या आएगा, ये इस वापस हार्ट में आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर बॉडी में भेजेगा यहाँ पर। दूसरी सेकंड बार हो गया, नहीं हो गया, तो इसको कहते हैं दोहरा, दोहरा डबल। समझ बात है क्या? तो ये क्यों हो गया? तो यहाँ इसमें देखेंगे तो CO2 वाला ब्लड है, इसमें क्या चीज़ है, O2 वाला। तो इसको सेपरेट नहीं रख रहा है क्या, अलग नहीं रख रहा है क्या? CO2 और O2 को, ब्लड को क्या करते हैं, ये अलग अलग रखने का कार्य करता है। समझ आ गई बात? श्वसन तंत्र का चित्र बनाना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करते रहना, चीजें करते रहना, ठीक है। हाँ, तो ये आपका इस प्रकार से डायग्राम देखना चित्र के से, और इसको देख के आप बनाने की कोशिश करना। नाम सारे याद होने चाहिए, लेबल डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पर, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या है? देखो, लेंस आपको पता है कि दो टाइप के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस भी होता है, ठीक है ना। तो अब इसकी क्षमता के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। क्षमता मतलब होता है कि मतलब वो किस प्रकार से वो ज़्यादा, यानी कोई भी लेंस है, यूं लेंस है, ठीक है ना, इसकी जितनी ज़्यादा, जितनी कम फोकस दूरी होगी ना, उतनी लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी। यानी किरणों को मोड़ने की क्षमता, जैसे मान लेते हैं इस टाइप से मोड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, आने वाली किरणों को मोड़ने की कितनी, या फैलाने की जो क्षमता कितनी है, ये एक लेंस है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, आने वाली किरणों को ऐसे ज़्यादा कम मोड़ता है, ज़्यादा नहीं मोड़ा, ऐसे मोड़ा है। इसका मतलब इसकी पावर कम है। तो यानी जितनी मतलब फोकस दूरी कम होगी, यानी पावर देखनी है तो फोकस दूरी कम है, तो लेंस बनोगे एक बड़ा एफ आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित, यानी इस प्रकार का अभिसारित, और ये अगर वो लेंस होता इस प्रकार से होता, तो वो क्या करता, आने वाली किरणों को क्या करता, फैला देता। इसको हम बोलते हैं अपसारित, इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारित बोलेंगे यहाँ पर। ये अभिसारित कर दिया एक बिंदु पर और इनको फैला दिया, इसको बोलते हैं अपसारित। अपसारित करने की मात्रा लेंस की क्षमता कहलाती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम का मतलब तो उल्टा व्युत्क्रम, ये हो गया ना, समानुपाती होता है तो सीधा हो जाता है, ये व्युत्क्रम है, यानी 1/f है, यूं आ गया, बराबर हो जाएगा। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट, डायोप्टर मात्रक D से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। समझ आ गई बात क्या यहाँ पे? तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र बनाना है भैया। चुंबकीय क्षेत्र मैंने इमेज बहुत शानदार लगा रखी है, उसके देख के बना लेना आप यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। समझ आ गई बात? तो इस बार ये 19वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ओम के नियम लिखिए और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का परिपथ चित्र हमें बनाना है। ओम का नियम क्या है? जब कोई भी परिपथ है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं,
तो उसका जो विभव है V समानुपाती I होता है। जितना विभव डालेंगे उतनी धारा होगी, जितना विभव डालेंगे उतनी क्या होगी, इसकी धारा होगी। और जब समानुपाती निशान हटाते हैं तो V बराबर में ये क्या आ जाएगा, IR आ गया। R एक समानुपाती निशान क्या आ गया, वो हो जाएगा उसका परिपथ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, समझाई बात क्या, तो क्या कह रहा है, किसी चालक है ना, कोई तार तो लेना पड़ेगा, चालक तार होना चाहिए, यूं नहीं है कि प्लास्टिक के अंदर, किसी चालक तार में, धातु के तार में जिसकी भौतिक अवस्था ताप दाब स्थिर रहे, मान लो कहना मतलब यही है कि कोई वायर है, अब रे ले लिया, इस पर हमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो V वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसमें कितनी धारा बह रही है, यानी कि विभव कितना लेगा, तो ये विभव धारा उतनी धारा, जितनी धारा होगी उतना ही विभव होगा। समझाई बात क्या। तो तार अलग अलग क्वालिटी के हो सकते हैं, छोटे मोटे लंबे चौड़े कितने हो सकते हैं, और V बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, IR आ जाएगा। समझाई बात क्या। तो विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समझ में आ गई बात क्या। तो इस प्रकार से ये आपकी क्लास थी और ये 20 क्वेश्चन थे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। आप इसको अच्छी तरीके से तैयारी करना। 20 क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में डाल दूंगा, यही आपके टेस्ट में आएंगे। जो स्कूल के बच्चे हैं वो टेस्ट के लिए तैयारी करें, बाकी जो बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन करते रहें और विश्वास करें कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम को आपको वहाँ आपको बोर्ड की एग्ज़ाम आपको देखने की मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी करते रहें। सर्दियों में अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।